हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मीज़ो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 30 MCQs करेंगे ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार से और शानदार से सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विद रेफरेंस टू द इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1857 की क्रांति के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बताना है आपको। इट बिगेन एज अ रिवॉल्ट ऑफ सिपॉइज इन द आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये रिवॉल्ट शुरू हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे उनसे स्टार्ट हुई। या फिर सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, मतलब इस रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया और इस टर्म को पॉपुलराइज किया गया विनायक दामोदर सावरकर की वजह से ये टर्म जो है पॉपुलराइज हुई। थर्ड कहते हैं कि द रिवॉल्ट रिमेंड लिमिटेड ओनली टू सोल्जर्स एंड डिड नॉट इन्वॉल्व द सिविलियंस। जो रिवॉल्ट थी सिर्फ और सिर्फ जो सिपाही थे उन्हीं के बीच में थी और सिविलियंस तक नहीं पहुंची। ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 and 2 ओनली। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट है हमारे पास ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं 1 by 1 करके जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, 1857 की जो रिबिलियन थी सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के सिपाहियों ने स्टार्ट की और इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी और ये शुरू हुई थी हमारे पास 10 मई 1857 में। ठीक है जी, मंगल पांडे जी थे जिन्होंने, मतलब मेन उन्हें कहा जाता है कि उनसे इसकी शुरुआत हुई। सिपाही ब्रिटिश पॉलिसीज़ से बहुत नाराज़ थे और उनका मेन रीज़न क्या था कि यहाँ पे जो एनफील्ड राइफल जो के कार्ट्रिज जो थे उनमें जो कारतूस जो था एनफील्ड राइफल कार्टरेज जो थे, है ना, जो ये एनफील्ड राइफल के जो कार्टरेज थे हमारे पास, तो उनमें क्या था कि उनमें उसके बारे में ये मतलब भ्रांति फैलाई गई थी। एक र्यूमर थी कि इस पे जो है इस पे फैट मला हुआ है, किसका, काऊ का और पिग का फैट मला हुआ है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स के लिए ये रिलीजियस इंसल्ट की बात थी। तो इसीलिए सिपाहियों ने इस रिवॉल्ट की शुरुआत की। ये आप याद रखेंगे, इसलिए इस रिवॉल्ट की शुरुआत हुई। ठीक है, मैं पहला कारण क्या था कि 1857 की रिबिलियन सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के जो सिपाही थे उनसे स्टार्ट हुई थी और इसकी शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। और सिपाही ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से बहुत नाराज़ थे और एक मेजर रीज़न ये था कि एनफील्ड राइफल के जो कार्टरेज थे जिनके बारे में कि र्यूमर फैलाई गई थी, अफवाह फैलाई गई थी कि उन पर काऊ और पिग का फैट लगा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें क्या थी हमारे पास, ये जो फैट मला हुआ था पिग और काऊ का, ये दोनों की दोनों चीज़ें हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स के लिए रिलीजियस इंसल्ट की बात थी। तो इसीलिए सिपाहियों ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो कि सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टर्म को पॉपुलर बनाया था विनायक दामोदर सावरकर ने, ये भी सही है। ठीक है, उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उनकी बुक का नाम क्या था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस बुक में उन्होंने आर्ग्यू किया था कि 1857 सिर्फ सिपाही म्यूटनी नहीं है बल्कि पूरे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल थी। तो इसीलिए वहाँ पे उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये बुक का नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी वो सिर्फ सोल्जर्स तक लिमिटेड नहीं थी। इसमें हमारे जो थे पीजेंट्स, है ना, पीजेंट्स थे और ज़मींदार जो थे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, आर्टिसंस की। ठीक है, आर्टिसंस की इन्वॉल्वमेंट थी, जो लोकल रूलर थे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो बहुत सारे वर्ग के लोग जो थे इस रिबिलियन में जुड़े हुए थे। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन थर्ड जो यहाँ पे दिया गया है थर्ड स्टेटमेंट, वो इस क्वेश्चन में गलत है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि सब इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा जो सिविलियन थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। जैसे कुछ लीडर्स थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बहादुर शाह जफ़र हो गए, नाना साहिब हो गए। तो इसलिए ये जो रिवॉल्ट थी सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन, मतलब इससे ये पता चलता है, जो मैंने लीडर्स के जो नाम लिखे तो इससे पता चलता है कि सिविलियन पॉपुलेशन ने भी जो था इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे जो डिड नॉट इन्वॉल्व सिविलियन, तो ये इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये इंट्रोड्यूस की गई थी, लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एन इंडियन रूलर विदाउट अ नेचुरल हेयर वुड नॉट बी अ सक्सेसर। कहते हैं कि कोई अगर इंडियन रूलर है, अगर उसका वारिस नहीं है, नेचुरल मतलब बायोलॉजिकल हेयर नहीं है उनका, तो उन्हें
वो जो होगा वो उस रूलर का सक्सेसर आगे नहीं बन पाएगा। सेकंड स्टेटमेंट ये है। थर्ड कहते हैं कि टेरिटरीज सच एज झांसी एंड नागपुर वर एनेक्स्ड अंडर दिस पॉलिसी। जो टेरिटरीज थी इंडिया की, झांसी और नागपुर, उसे इसी ये जो पॉलिसी थी इसी के तहत ब्रिटिश लोगों ने अपने कब्जा लिया था। मतलब ब्रिटिश लोगों ने अपने मतलब इन दो जो टेरिटरीज थी उनको हथिया लिया था, उन्हें एनेक्स कर लिया था। तो बताने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इन तीनों में से सही है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे सही दी गई हैं। ठीक है, तीनों की तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या है, सही हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब हम 1 बाई 1 करके क्या करेंगे, इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक कंट्रोवर्शियल ब्रिटिश पॉलिसी थी। इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इससे आपकी रिवीजन भी हो रही है। लॉर्ड डलहौजी ने इसको सबसे पहले क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी इंडियन रूलर के नेचुरल यानी बायोलॉजिकल जो वारिस है, हेयर है, नहीं होता है तो उसका किंगडम ऑटोमेटिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला जाता था। ठीक है, क्या था कि अगर किसी इंडियन रूलर का नेचुरल हेयर नहीं होता, मतलब वारिस नहीं होता, तो उसका जो किंगडम है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला जाता था। तो इंडियन ट्रेडिशन में रूलर्स के अडॉप्टेड सन को सक्सेसर, मतलब इंडियन रूलर्स हैं, अगर उनका कोई अडॉप्टेड बेटा है, सन है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसर मान सकते हैं। लेकिन डलहौजी ने इस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस पॉलिसी के अंडर झांसी, नागपुर, सितारा, संबलपुर, ठीक है, ये जो कुछ स्टेट्स थी, और कौन कौन सी, जैसे सितारा होगी और हमारे पास संबलपुर होगी। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स थी जो टेरिटरीज थी इंडिया की, ये इन्होंने कब्जाई थी। इस पॉलिसी की वजह से इंडियन रूलर में बहुत रिजेंटमेंट हुआ। फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश एनेक्सेशन के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था 1857 रिबिलियन में। तो इसलिए ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तीनों की तीनों जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस केस में सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिक्वायर्ड इंडियन सोल्जर टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूटिंग टू रिजेंटमेंट बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से कौन सा एक्ट था जिसके अकॉर्डिंगली जो हिंदुस्तान के सोल्जर्स थे उन्हें सर्व करना पड़ता था ओवरसीज, मतलब बाहर विदेश में भी जाके उनको सर्व करना पड़ता था अगर उनकी रिक्वायरमेंट होती वहाँ पे तो। ठीक है, और इस चीज़ ने, ये जो पॉलिसी थी कि आपको बाहर जाके सर्व करना है, इंडियन सोल्जर को कहा गया था कि आप बाहर जाके भी आपसे काम लिया जा सकता है, आपको बाहर भी सर्व करना है। तो इस वजह से एक रिजेंटमेंट हो गई थी, कहाँ पे, मतलब एक आक्रोश फैल गया था लोगों के अंदर इस पॉलिसी की वजह से। बिफोर रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले, मतलब ये एक रिजेंटमेंट की बात थी। तो आपको बताना है कि वो वाला एक्ट कौन सा था इनमें से। वो चार्टर एक्ट था हमारे पास 1833, या फिर जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 था, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 था। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये था जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। ठीक है जी, 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पास किया था जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंडियन सोल्जर्स को ओवरसीज सर्विसेज के लिए रेडी रहना पड़ता था। तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पर बहुत से हिंदू सोल्जर्स ये बिलीव करते थे कि अगर वो समंदर को क्रॉस करके, अगर दूसरी मतलब 7 समुद्र को क्रॉस करके अगर वो दूसरे विदेश में जाएंगे तो उनसे उनका जो रिलीजन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई सोल्जर फॉरेन लैंड में जाता है तो उसकी कास्ट जो है वो प्योर नहीं रहती। ठीक है जी, और इसलिए ये लॉ सोल्जर्स में एक फियर और रिजेंटमेंट क्रिएट कर रहा था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न था 1857 रिवॉल्ट के बैकग्राउंड में, जिसने इस 1857 की क्रांति में कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, मतलब जो हिंदू सोल्जर्स थे उनके लिए मना था, मतलब उन्हें कास्ट से बाहर निकाल दिया जाता था अगर वो क्या करते थे, बाहर अगर जाएंगे, मतलब समंदर को क्रॉस करके बाहर जाएंगे। तो इसलिए ये भी उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता था एक तरह से, और उन्हें रिलीजियसली इम्प्योर बनाता था, रिलीजन उनका ख़राब करता था। तो इसलिए ये भी एक कारण था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बुक ऑथर्ड रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज़ करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि कुछ बुक्स के नाम हैं, तो आपको बताना है इनमें से किस किस किताब को सही से क्या किया है, सही मतलब लगाया हुआ है। जैसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लिखी है विनायक दामोदर सावरकर ने, आपको बताना है सही लिखा है। उसके बाद ग्रेट म्यूटनी, ये लिखी है क्रिस्टोफर हेबर्ट ने, क्या ये सही है। या फिर थर्ड द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 जॉर्ज ब्रूस मैलिसन, क्या इसने ये किताब लिखी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन सा पेयर जो है वो सही है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तीनों के तीनों पेयर जो हैं वो अच्छे सही से यहाँ पे मार्क थे। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट पर कई हिस्टोरियंस ने बुक्स लिखी हैं, उनमें से सबसे पहली हम यहाँ पे देख रहे हैं द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके ऑथर थे विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इस बुक में
सावरकर ने रिवॉल्ट को नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल बताया था। क्या बताया था? नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है जी, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल कहा था। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें, द ग्रेट म्यूटनी, क्रिस्टोफर हेबर्ट ने जो ये लिखी है किताब, तो इस बुक में रिवॉल्ट को डिटेल्ड हिस्टोरिकल नरेटिव के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया था इस किताब में। नेक्स्ट अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857, जॉर्ज ब्रूस मेल्सन ने जो लिखी है, ये बुक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से रिवॉल्ट को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तभी इंडियन म्यूटनी यहाँ पे लिखा गया, विद्रोह लिखा गया है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, यहाँ पे कुछ हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स दिए गए हैं और उनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास राजा राममोहन रॉय। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास राजा राममोहन रॉय, और इन्होंने हमें और इनको मतलब हमें बताना है कि जो सेकंड लिस्ट दी गई है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज मूवमेंट, या फिर ज्योतिबा फुले, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तीनों की तीनों यहाँ पे सही जो क्रम में लगाए हुए हैं। राजा राममोहन राय ने किया था सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज मूवमेंट्स चलाई थी, और ज्योतिबा फुले जी ने अपलिफ्टमेंट किया था लोअर कास्ट का। 1 by 1 करके देखती। राजा राममोहन राय ने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म किया था। ठीक है, और राजा राममोहन राय को मॉडर्न इंडिया का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये मतलब इंडियन रिनाइसेंस के पायनियर भी थे, पायनियर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। ठीक है, पायनियर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, मतलब इन्होंने इनके आइडियाज़ जो थे इन्होंने जागरूक किया था इंडियंस को। ठीक है, 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी में बहुत सोशल प्रॉब्लम्स थी, जैसे वहाँ पे सती सिस्टम था। ठीक है, सती सिस्टम था, उसके बाद चाइल्ड मैरिज था, उसके बाद वुमेन्स को एजुकेशन का अधिकार नहीं मिलता था, उसके बाद कुछ रिलीजियस सुपरस्टिशंस थे। ठीक है जी, सुपरस्टिशंस थे। ठीक है, राजा राममोहन राय ने इन सब प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था सती सिस्टम का एबोलिशन। ठीक है, सती सिस्टम को उन्होंने ख़त्म किया था। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर पर प्रेशर डाला था कि मतलब और उस प्रेशर का ये नतीजा निकला था कि 1829 में सती सिस्टम बैन हो गया था इंडिया के अंदर। ठीक है जी, कब हुआ था? 1829 में। 29 में। ठीक है, विलियम बेंटिक जो थे, उन्हें माना जाता है कि उन्होंने एक पास किया था, कानून पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, सती सिस्टम को बैन किया गया था। और किन की वजह से हुआ था? राजा राममोहन राय ने उन पर प्रेशर डाला था, इस वजह से हुआ था। उसके बाद वुमेन्स राइट को इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, उन्होंने वुमेन एजुकेशन, विडो राइट्स को सपोर्ट किया था। रिलीजियस रिफॉर्म्स उन्होंने स्टार्ट किए थे। ठीक है, और जैसे ब्रह्मो समाज, ये आप याद रखना, ब्रह्मो समाज, ये इनके जो फाउंडर थे वो भी राजा राममोहन रॉय थे। इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि आइडियल वर्शिप का इन्होंने अपोज किया था। आइडियल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजन को वो नहीं मानते थे। ठीक है, और उन्होंने मोनोथिज्म को क्या किया था? प्रमोट किया था कि एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है। ठीक है, एक ही अल्लाह है। मोनोथिज्म को प्रमोट किया था, और सोशल इक्वालिटी की बात की थी, सोशल इक्वालिटी की बात की थी उन्होंने। ठीक है, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन मेनली सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर सेकंड की बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो इन्होंने विडो रीमैरिज मूवमेंट के बारे में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया था विडो रीमैरिज के लिए। ठीक है, विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। अब इनके कुछ काम के बारे में देखते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ से थे? बंगाल से थे, और एक ग्रेट रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट थे। उस टाइम इंडिया में विडोज़ की सिचुएशन बहुत बुरी थी, और उन्होंने दोबारा शादी करने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, इन्हें विडोज़ को, ठीक है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उन्हें बाद में दोबारा शादी करने की परमिशन नहीं होती थी। सोसाइटी में उनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, मतलब साथ रह नहीं सकती वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी चीज़, उन्हें अलग थलग कर दिया जाता था। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बहुत कम थी विडोज़ की। सो ईश्वर चंद्र ने इस प्रॉब्लम के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया था, जिसका नतीजा ये निकला था कि 1856 में हमारे पास क्या हुआ था? हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में। ठीक है, और इस्लाम में विडोज़ को लीगली मैरिज का राइट दिया गया था। उनके अदर कंट्रीब्यूशन थे, उन्होंने वुमेन एजुकेशन के बारे में कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, संस्कृत कॉलेज रिफॉर्म्स में कंट्रीब्यूशन किया, और बंगाली लैंग्वेजेस में उन्होंने बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स भी लिखी। इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन मेनली हम देखते हैं किसमें? विडो रीमैरिज मूवमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास अगर ज्योतिबा फुले जी की बात करते हैं, हम ज्योतिबा फुले जी की अगर बात करते हैं, तो ज्योतिबा फुले ने इंडियन सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, उस टाइम पर जो लोअर जो कास्ट थी, जिन्हें हम दलित कहते हैं, उन्हें बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, और
फुले जी का एम था कि कास्ट सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और लोअर कास्ट को एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उन्होंने सोशल इक्वालिटी की बात की, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। और सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर, जो उनकी पत्नी थी ज्योतिबा फुले जी की, उनके साथ मिलकर उन्होंने 1848 में इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स जो स्कूल था वो स्टार्ट किया। उसके बाद सेकंड लोअर कास्ट अपलिफ्टमेंट के लिए सत्यशोधक समाज भी इन्होंने, इनका ही कंट्रीब्यूशन था, ठीक है जी। लोअर क्लास अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने क्या चलाया था, सत्यशोधक समाज, ठीक है जी। इसका एम ये था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है और हमने सोशल इक्वालिटी लानी है। कास्ट सिस्टम को क्या करना है, ख़त्म करना है और हमें सोशल इक्वालिटी लाना है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। किनके साथ मिलके इन्होंने, अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ मिलके इन्होंने ये सारी चीज़ें की। मेजर कंट्रीब्यूशन था इनका अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसमें कुछ पॉलिसीज़ दी गई हैं और वॉइस रॉय के नाम दिए गए हैं और हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने बताना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के द्वारा ये किया गया था, मतलब ये वाला एक्ट पास किया गया था। उस टाइम पे वाइस रॉय लॉर्ड लिटन थे जब ये एक्ट पास हुआ। या फिर आर्म्स एक्ट 1878, ये भी इन्हीं के द्वारा पास किया गया। नेक्स्ट हमारे पास दिल्ली दरबार 1877, ये भी इन्हीं के द्वारा पास किया गया। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। सो ये जो हमारे पास क्या है, तीनों की तीनों यहाँ पे जो मतलब चीज़ें हैं ये इन्हीं के द्वारा पास की गई थी, लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के वाइसरॉय के जब थे तब ये पास हुआ था। आर्म्ड एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के ही वाइसरॉय थे तब ये पास हुआ था। और दिल्ली दरबार भी सेम यही वाइसरॉय थे, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट वाइज देखते हैं, ठीक है। पॉलिसीज मतलब इन शॉर्ट कि ये जो तीनों के तीनों एक्ट्स हैं या फिर इनके रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो लॉर्ड लिटन से ही रिलेटेड हैं। 1870 में एक ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई थी जिसे कहते हैं हम दिल्ली दरबार, ठीक है। इस इवेंट में क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी कि उस टाइम पर इंडिया में सीवियर फमाइन चल रहा था, मतलब भूखमरी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और लेकिन लोग भूख से मर रहे थे, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ह्यूज सेलिब्रेशन किया था, तो इसलिए इंडियंस ने इसे हेवली क्रिटिसाइज़ किया था दिल्ली दरबार को। सो स्टेटमेंट 1 जो है मतलब ये जो है यहाँ पे ये करेक्ट है, लॉर्ड लिटन ही तब क्या थे, वाइसरॉय थे। सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारे पास, अगर हम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं यहाँ पे 1878 की, तो इसका एम था कि इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर को कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी न्यूज़पेपर को बैन कर सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। उन्हें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता था, वो क्या करना पड़ता था, मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, मतलब कह सकती है कि आपको कुछ पैसे जमा कराने हैं। फिर ब्रिटिश, और मेन मुद्दा ये था कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ न्यूज़पेपर पब्लिश करने पर पनिशमेंट मिल सकती है। तीसरा रूल ये था इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का। और ये क्यों लाया गया था? क्योंकि उस टाइम पे जो लोकल न्यूज़पेपर थे ना, वो जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ छापा करते थे, तो उन चीज़ों को सप्रेस करने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके अकॉर्डिंगली 3 चीज़ें हुई, मतलब मेन चीज़ 3 चीज़ें हुई। गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो किसी भी न्यूज़पेपर को बैन कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकती है कि आपको पैसे देने होंगे इस न्यूज़पेपर के लिए। और थर्ड वाला ये था कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ अगर कोई चीज़ पब्लिश होती है तो उस न्यूज़पेपर का जो मालिक होगा उसे पनिशमेंट मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ला इंग्लिश न्यूज़पेपर पर अप्लाई नहीं होता था और सिर्फ इंडियन लैंग्वेज पर, मतलब ये इंडियन प्रेस पर ही अप्लाई होता था। तो इसलिए इंडियंस ने इसे गैगिंग एक्ट भी कहा था, ठीक है। सो अगर हम थर्ड की बात करें, आर्म्स एक्ट, अब ये क्यों पास हुआ था? आर्म्स एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस बिना लाइसेंस वेपन्स नहीं रख सकते, नंबर 1, ठीक है। बिना लाइसेंस क्या कर सकते हैं? वेपन्स नहीं रख सकते, वेपन्स जो हैं वो नहीं रख सकते बिना लाइसेंस, नंबर 1। नंबर 2 था कि ब्रिटिश और यूरोपियन को एग्जाम्पशन मिल गई थी कि वो रख सकते हैं बिना लाइसेंस के वेपन्स। ब्रिटिश और यूरोपियन को दोनों को ये थी कि वो दोनों के दोनों वेपन्स जो हैं वो रख सकते हैं बिना लाइसेंस के। इसलिए ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन माना गया इसे, ठीक है। और स्टेटमेंट में बोला गया कि इंडियन फ्रीली वेपन्स नहीं रख सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी इस हमारे पास सेकेंड वाला जो एक्ट था इसमें, तो दैट इज़ वाई। और इसमें मतलब मेन चीज़ें ये थी, ठीक है। ये वाली इनमें क्या थी, मेन चीज़ें थी, तो ये आप याद रखेंगे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस थी, लोकल लैंग्वेजेस थी, उन पे बैन लगाया गया था। और क्यों लगाया गया था वो मैंने आपको सारी बातें बताई। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर्पज़ के लिए हैं, ठीक है, इसलिए हम इतनी ही डिटेल करेंगे इसमें।
आई होप आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विद रेफरेंस टू द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही ऑर्गेनाइज द दिल्ली दरबार इन 1877 ड्यूरिंग अ सीवियर फमाइन इन इंडिया। सही है ना। अभी ऊपर देखा हमने। ही पास्ट वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन 1878 टू कंट्रोल न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सीडेशियस मटेरियल। ठीक है, जो उनके खिलाफ कुछ छापते थे तो उनके लिए उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किया था, हमने देखा ये भी सही है। और द आर्म्स एक्ट 1878 अलाउड इंडियंस टू फ्रीली वेपन्स विदाउट एनी लाइसेंस। ठीक है, ये इन्होंने उल्टी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है। ठीक है, आर्म्स एक्ट 1857 में इंडियंस को अलाउड नहीं था कि वो वेपन्स रख सकते हैं। सो 1 and 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। अभी हमने ऊपर देखा इस चीज़ के बारे में डिटेल में। ठीक है, कौन कौन से ब्रिटिश और यूरोपियन जो है वो रख सकते थे बिना लाइसेंस के कोई भी वेपन, और इंडियंस नहीं रख सकते थे। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे रॉन्ग है। सो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर गलत जोड़ा गया है, ये बताना है आपको। सबसे पहले है कि इल्बर्ट बिल 1883 अलाउड इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस। पहला ये था कि हमारे पास क्या थी कि इंडियन जजेस जो हैं वो यूरोपियंस को भी सज़ा दे सकते हैं। पहला ये था इल्बर्ट बिल जो था। दूसरा कहता है कि लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस किया था इल्बर्ट बिल को। थर्ड कहता है कि सर कॉटेनी इल्बर्ट लीगल मेंबर थे हु ड्राफ्टेड द बिल, जिन्होंने ये बिल जो है ड्राफ्ट किया था, या फिर लॉर्ड लिटन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इल्बर्ट बिल। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 1883 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये इल्बर्ट बिल, सही है। ठीक है, इस बिल का मेन आइडिया क्या था कि इंडियन जजेस को राइट था कि वो यूरोपियन क्रिमिनल्स का ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें सज़ा दे सकते हैं, उनका ट्रायल कर सकते हैं यूरोपियन क्रिमिनल्स को। उस टाइम सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन था और इंडियन जजेस यूरोपियन को पनिश नहीं कर सकते थे, तो इसलिए ये अलग यहाँ पे क्या था, ये बिल आया था। ठीक है, पेयर ए जो ये कह रहा है कि इल्बर्ट बिल का ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली जो था यही था क्योंकि इंडियन जजेस यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही मैच्ड है। ऑप्शन बी इस बिल को इंट्रोड्यूस लॉर्ड रिपन ने किया था, ये भी सही है। और हमारे पास थर्ड ऑप्शन बिल को ड्राफ्ट किया था कॉटेनी इल्बर्ट ने, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, आपको मतलब पता चला ना कि इल्बर्ट बिल किसके रिलेटेड था, कि जो हमारे पास यूरोपियन क्रिमिनल्स हैं, ब्रिटिश क्रिमिनल्स या फिर यूरोपियन क्रिमिनल्स हैं, तो इंडियन जजेस क्या कर सकते हैं, उनके पास राइट है कि उनको सज़ा दे सकते हैं, उनका ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है वो गलत है। यहाँ पे दिया हुआ लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था, नहीं ये गलत है। इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ये याद रखेंगे आप। ठीक है जी, लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था, नॉ कि लिटन के टाइम पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं यहाँ पे, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट हमारे पास द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885 एट द गुरुकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। सबसे पहले इंडियन जो हमारे पास क्या होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे फाउंड हुई थी। उसके बाद एलियन ऑक्टावियन ह्यूम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसके फॉर्मेशन में। और थर्ड कहते हैं कि उमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आपको बताना है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट इनमें से कौन सी सही है। सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, अब 1 by 1 देखते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में, ईयर यही है, याद रखेंगे आप। फर्स्ट सेशन हुआ था गुरुकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे के अंदर, ये याद रखेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो कांग्रेस फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने। ठीक है, उन्होंने इंडियन लीडर्स को यूनाइट करके ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प की थी। सो ऑप्शन बी इज आल्सो राइट एंड ऑप्शन सी इज आल्सो राइट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द अर्ली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस वाज क्लियरली डिफाइंड बाय इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी ने क्लियरली बताया था कि कांग्रेस का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि वन ऑफ द एम ऑफ द कांग्रेस वाज टू प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड रिमूव प्रिजुडाइजेस बेस्ड ऑन रेस रिलीजन एंड प्रोविंस। ठीक है, मेन मकसद ये था कांग्रेस का, वो प्रमोट करे नेशनल यूनिटी। ठीक है, और रिमूव करे जो प्रिजुडाइजेस हैं किसके रिलेटेड, रेस रिलीजन या फिर प्रोविंस के रिलेटेड। और थर्ड था कि इन इट्स अर्ली ईयर्स कांग्रेस हैड स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीजेंट्स आर्टिसंस ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेसी लाइक राजाज एंड जमींदार्स। और कहा कि जो शुरुआती दिन थे, शुरुआती साल थे कांग्रेस में जो थे, मतलब स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन थी इसकी, किसानों की, आर्टिसंस की,
ट्रेडिशनल जो अरिस्टोक्रेसी थी, राजा महाराजा थे, उनकी मतलब क्या थी, पार्टिसिपेशन थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। सो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 ओनली जो है यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जो है हमारे पास आईएनसी के फर्स्ट सेशन में प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सही है, ये क्लियरली डिफाइन किया था। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। आईएनसी का एक मेन एम था कि नेशनल यूनिटी प्रमोट करना और रेस, रिलीजन और प्रोविंस की प्रेजुडाइज को खत्म करना। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट अर्ली कांग्रेस मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, एजुकेटेड, ये याद रखेंगे, एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म भी होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, माना जाता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लायर्स जो थे, लायर्स हो गए, टीचर्स हो गए या फिर प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, जर्नलिस्ट हो गए, तो ये इनकी मेनली जो थी, इनकी क्या थी, पार्टिसिपेशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। पीजेंट्स और आर्टिसंस का पार्टिसिपेशन इनिशियल स्टेज में बहुत बहुत कम था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। विद रेफरेंस टू द काजेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सट्रीमिज्म की वजूहात क्या थी, काजेज क्या थी, आपको बताना है और उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स 3 दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल पुश फैक्टर्स सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर गवर्नेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जो ये जो पुश फैक्टर थे, जैसे गरीबी या फिर बेरोजगारी या फिर पुअर गवर्नेंस या फिर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया एक्सट्रीमिज्म को पनपने के लिए, एक्सट्रीमिज्म को फैलाने के लिए। सेकेंड हमारे पास इंडिविजुअल पुल फैक्टर। ठीक है, इंडिविजुअल पुल फैक्टर इंक्लूड आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन, जैसे हमारे पास आइडेंटिटी का सर्च करना या फिर इन्फ्लुएंस होना सोशल नेटवर्क का, तो ये भी एक फैक्टर था, ये बताना एक्सट्रीमिज्म को काज करने का। थर्ड था कि सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट कैन एक्सेलरेट रेडिकलाइजेशन बाय स्प्रेडिंग एक्सट्रीमिस्ट प्रोपोगेंडा एंड कनेक्टिंग इंडिविजुअल विद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। जो सोशल मीडिया है और इंटरनेट है, ये भी बढ़ाने में हेल्प करता है, रेडिकलाइज करने में हेल्प करता है। किस तरह से? जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोपोगेंडा है ना, उसको फैलाकर, और जो हमारे पास इंडिविजुअली उन्हें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ कनेक्ट करके, तो ये एक मेजर मतलब ये भी एक रोल प्ले करता है एक्सट्रीमिज्म को काज करने के लिए। तो बताने के इनमें से तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का राइज यूजुअली मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होता है। फर्स्ट हमारे पास पुश फैक्टर्स, वो कंडीशंस होती हैं पुश फैक्टर्स जो लोगों को एक्सट्रीमिज्म की तरफ पुश करती हैं, मतलब धकेलती हैं। जैसे पॉवर्टी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, पुअर गवर्नेंस दिया गया, तो ये ऑप्शन 1 जो है वो सही है। अगर पुल फैक्टर्स की बात करें, पुल फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअल को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है जी, एक्सट्रीमिज्म मतलब जो अट्रैक्ट करती है वो होते हैं हमारे पास पुल फैक्टर। तो क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती है? जब वो सर्च करते हैं आइडेंटिटी का, ठीक है, पुल फैक्टर जैसे आइडियोलॉजिकल प्रोपोगेंडा या फिर आइडेंटिटी सर्च अगर करेंगे, या फिर इन्फ्लुएंस होगा फ्रेंड्स या फिर नेटवर्क्स का, तो उनकी वजह से भी एक्सट्रीमिस्ट क्या होगा, फैलता है, एक्सट्रीमिज्म जो है वो फैलता है। नेक्स्ट सोशल मीडिया का रोल भी एक पिवोटल रोल है एक्सट्रीमिज्म को फैलाने के लिए, काज करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोपोगेंडा है उसका सेपरेट होता है, रिक्रूटमेंट मतलब होता है, कनेक्शन बनते हैं, ग्लोबल नेटवर्किंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है ना, एक्सट्रीमिस्ट प्रोपोगेंडा को फैलाने में या फिर कनेक्ट करना इंडिविजुअल्स को, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या करती हैं, काज करती हैं एक्सट्रीमिज्म को। सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, विद रेफरेंस टू द मेजर मूवमेंट लेड बाई महात्मा गांधी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहते हैं कि कुछ मूवमेंट चलाई गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले है हमारे पास चंपारण सत्याग्रह पे। द चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च टू सपोर्ट इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन प्रैक्टिसेस। फर्स्ट है हमारे पास कि जो चंपारण सत्याग्रह उसको क्यों लॉन्च किया गया था? इंडिगो फार्मर, जो नील की खेती करते हैं फार्मर्स, उनको सपोर्ट करने के लिए किया गया था। कहाँ से सपोर्ट करना? जो ऑप्रेसिव प्लांटेशन प्रैक्टिसेस थी उनको बचाने के लिए ये चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है। सेकंड कहती है कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और एंड वाज सपोर्टेड बाय खिलाफत मूवमेंट। और उसको फिर बाद में जो किसने सपोर्ट किया था? खिलाफत मूवमेंट ने भी, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसने स्टार्ट किया था, मतलब सपोर्ट किया था। सो ऑप्शन बी ये कहता है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, और उसमें जो खिलाफत मूवमेंट है उसने भी नॉन कोऑपरेशन को सपोर्ट किया था। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है। थर्ड कहती है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगन विद द डांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ। जो CDS सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो शुरू हुई थी डांडी मार्च
के बाद क्यों शुरू हुई थी? साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो लॉन्च हुई थी डू और डाई स्लोगन के साथ। आपको बताना है कि इनमें चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं? सही दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो हमारे पास जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में क्या हुआ था? गांधी जी ने लॉन्च किया था चंपारण सत्याग्रह को, और इसकी लोकेशन कहाँ पे थी? चंपारण में, ठीक है, चंपारण में, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी? जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो क्या करते थे? फार्मर्स को इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए फोर्स करते थे कि आपको नील की खेती करनी ही करनी है। इस सिस्टम को 3 कथिया सिस्टम भी कहते थे। 3 कथिया सिस्टम, ठीक है जी, 3 कथिया सिस्टम भी कहते थे, ठीक है। फार्मर को अपनी मतलब जो लैंड है वो 3/19 या फिर 3/20 हिस्सा इंडिगो ग्रो करना था, ठीक है। और प्राइसेस बहुत उन्हें कम मिलते थे और फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि फार्मर्स की। तो गांधी जी ने पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था ताकि फार्मर्स को कुछ रिलीफ मिल सके इस एक्सप्लॉयटेशन से। सो ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन सेकंड की बात करें तो 1919 में हमारे पास क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मिसाइकिल हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर जो रेगनल्ड डायर ने पीसफुल क्राउड पे, मतलब वहाँ पे जो जलियांवाला बाग है अमृतसर के अंदर, जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर के अंदर, ठीक है। वहाँ पे कुछ मतलब लोग, पार्क के अंदर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, ठीक है। क्यों इकट्ठे हुए थे? एक तो हमारे पास बैसाखी तो थी, बैसाखी फेस्टिवल तो था तब। वहाँ पे हमारे पास कुछ हमारे पास क्या थे? लीडर्स थे जिनको ब्रिटिश ने क्या किया था? मतलब पकड़ के रखा था। तो उनके विद्रोह में कि उन्हें क्यों पकड़ के रखा है, वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, जैसे सत्यापाल मलिक जी और सैफुद्दीन किचलू जी, ठीक है। इन दो को पकड़ के रखा था ब्रिटिश लोगों ने। तो उनके खिलाफ जो है कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और निहत्थे लोगों पे रेगनल्ड डायर ने गोलियां चलाई थी, ठीक है, पीसफुल क्राउड ने। तो इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था और इस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट मिला था। सो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये डंडी मार्च और साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इस मूवमेंट की शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी और इस मार्च में गांधी जी ने साल्ट लॉ ब्रेक किया था। ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग इंडियंस खुद साल्ट नहीं बना सकते हैं, तो इस चीज़ के खिलाफ जो थी ये मूवमेंट थी। थर्ड जो है हमारे पास। अगर हम फोर्थ की बात करें तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई थी, 1942 में, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई थी और सिविल डिसोबीडियंस 1930 में। कभी कभी क्रोनोलॉजिकली अरेंजमेंट में हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए आप डेट भी याद रखेंगे, ठीक है। तो 1942 में ये चलाई गई थी और डू और डाई इसका स्लोगन था, ठीक है। ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने के लिए, मतलब ये फोर्स करना कि इंडिया छोड़ दो, क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ दो मूवमेंट जो थी ये गांधी जी ने चलाई थी और ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई और आपको बताना है कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन सी है। द फार्मर प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन अगस्त 1905 एट कलकत्ता टाउन हॉल। कहते हैं कि ये जो स्टार्ट हुई थी स्वदेशी मूवमेंट को फॉर्मली कब स्टार्ट किया था? अगस्त 1905 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता टाउन हॉल में। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? कलकत्ता टाउन हॉल में स्टार्ट किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि द मूवमेंट इनकरेज द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड, ठीक है। जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाए गए सामान था उसको बाइकआउट करना, उसको यूज़ ना करना, सच एस मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल साल्ट, ठीक है, इसको बहिष्कार करना, इसका यूज़ नहीं करना। सेकंड स्टेटमेंट कहती है ये। थर्ड कहती है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था अमर सोन बंगला इस मूवमेंट के दौरान। थर्ड कहता है कि पीपल टाइड राखी टू सिंबलाइज यूनिटी अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और लोगों ने राखी बांधी थी एक दूसरे को ये दिखाने के लिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में हम एक दूसरे के साथ हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो इनमें से चारों की चारों स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 1905 में ब्रिटिश वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। जब क्या हुआ था? ब्रिटिश का बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है जी, हुआ था। कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और इस इवेंट को कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। मतलब बंगाल को डिवाइड किया गया था, ठीक है। और वजह ये दी गई थी कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो उसको स्मूथली रन करने के लिए हमें दो हिस्सों में उन्हें तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली थी, ठीक है। उन्हें रिलीजन के बेसिस पर क्या किया था? डिवाइड कर दिया था। हिंदू मुस्लिम्स को जो किया गया था, इन्हें इस बेसिस पे इनके रीजन्स को क्या किया था? डिवाइड किया गया था इस पे, ठीक है। इस प्रोटेस्ट को मतलब इस प्रोटेस्ट में स्टार्ट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है,
ठीक है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी और यहाँ से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ऑफिशियली। नेक्स्ट है तो मूवमेंट का मेन स्ट्रैटेजी यही था कि ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करना और इंडियन गुड्स को प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनचेस्टर क्लॉथ हो गया या फिर लिवरपूल का जो साल्ट था तो उसको बाइकआउट करना। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास जो ग्रेट पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था अमरसोन बंगला। ठीक है जी, ये लेटर बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना था बाद में। कौन सा? ये अमरसोन बंगला, ये हमारे पास बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना था लेटर ऑन। ठीक है जी, ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। और लास्ट में लोगों ने राखी बांधी थी, ये भी सही है फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, टैगोर ने राखी बंधन सेरेमनी स्टार्ट की थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर यूनिटी शो करते थे। ठीक है, कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को नहीं मानते, हम एक दूसरे के साथ हैं, फॉर सिम्बलाइजेज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रेफरेंस में कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 एट ढाका आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कहते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो मुस्लिम लीग है वो बनाई गई थी 1906 में ढाका में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। वन ऑफ इट्स अर्ली ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, अपनी वफादारी शो करना जो अंग्रेज़ हैं उसकी गवर्नमेंट के प्रति, और सेफ गार्ड करना पॉलिटिकल राइट्स, किसके? मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को सेफ गार्ड करना, उन्हें बचाना। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाज ग्रांटेड अंडर द मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, और जो हमारे पास हुए थे वहाँ पे जो मुस्लिम्स थे उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम्स को वोट कर सकते हैं, और मुस्लिम्स किसको, मतलब जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मुस्लिम्स ही होगा, और उनको वोट करने वाले लोग भी मुस्लिम्स ही होंगे। ठीक है, हमारे पास ये है थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट कहती है कि द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट वाज फॉर्मली अडॉप्टेड इन द लाहौर रेजोल्यूशन। कहते हैं कि जो डिमांड थी सेपरेट मुस्लिम एक स्टेट होनी चाहिए वो अडॉप्ट की गई थी लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर। को बताने कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चारों की चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि 1906 में ढाका के अंदर इसका ढक्कन खुला था मुस्लिम लीग का, तो इसलिए ये सही है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, शुरुआत इसकी मतलब यहाँ पे हुई थी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास अर्ली ऑब्जेक्टिव क्या थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉयल्टी मेंटेन करना सही था और मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और 1919 के रिफॉर्म्स के अंडर इंट्रोड्यूस हुआ था मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स। कब ये हुए थे? 1919 में। ठीक है, सॉरी 1909 में, 1909 में हुए थे हमारे पास मॉरली मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, और उसके बाद इसमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और हमारे पास 1940 में क्या हुआ था? लाहौर सेशन हुआ था, 1940 में हुआ था। डेट्स याद रखना। इस रेजोल्यूशन ने सेपरेट स्टेट के लिए मतलब मांग के रखी थी, सबसे पहले फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था लाहौर रेजोल्यूशन में, और बाद में हमारे पास जो है सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनी। ठीक है, लेटर पाकिस्तान बना। ठीक है, इसलिए चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं यहाँ पे। विद रेफरेंस टू द मास मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द 1919-1922 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, और ये जो मास मूवमेंट हुए थे 1919 से 1922 तक हुए थे, इनके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर ऑर्गेनाइज्ड टू अपोज ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बोथ मूवमेंट अडॉप्टेड द मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन। ठीक है, फर्स्ट कहता है कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। सेकंड कहती है कि बोथ मूवमेंट ने नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन का रास्ता अपनाया था, सेकंड स्टेटमेंट कहती है। और थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि द मूवमेंट स्टार्टेड कॉपरेशन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, मूवमेंट ने क्या देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में क्या है? कॉपरेशन है, इस मूवमेंट में हुआ था। फोर्थ कहते हैं कि इवेंट्स जैसे रॉलेट एक्ट है ना वकील ना दलील, है ना, तो सीधा अगर आपको 3 से ज़्यादा लोग या गट्ठे कहीं मिलते हैं तो उसे पकड़ के आप जेल में डाल दो, है ना। और जलियांवाला बाग में से क्रिएटेड द वाइड स्प्रेड एंगर ब्रिटिश अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये वाला इवेंट हुआ था 1919 से 1922 तक। बताना कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, मास मूवमेंट मतलब ये कारण थे जिनकी वजह से 1919 से लेकर 1922 तक मास मूवमेंट हुए थे। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, 1919 से 1922 का पीरियड इंडिया में मास पॉलिटिकल अवेकनिंग का पीरियड माना जाता है। किसका पीरियड माना जाता है? अगर आपको पूछा जाए तो माना जाता है मास पॉलिटिकल अवेकनिंग का पीरियड माना जाता है। ठीक है जी, लोगों में जागरूकता आई थी कि हमें जो अंग्रेज़ लोग हैं वो
क्या करने आए हैं, एक्सप्लॉइट करने आए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि टू इंपॉर्टेंट मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों का एम ब्रिटिश रूल को अपोज करना था। दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, जैसे गांधी जी ने दोनों मूवमेंट में नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन अडॉप्ट किया था। मेथड्स जैसे ब्रिटिश स्कूल्स को बाइकआउट करना, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना, गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन करना, ये सारी की सारी कुछ चीज़ें थी जो लोगों ने तब की थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि इस पीरियड में कॉपरेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का और इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट है, टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स ने पब्लिक एंगर क्रिएट किया था। यस, रॉलेट एक्ट ने और जलियांवाला बाग ने किया, मैसेकर ने किया था। ठीक है, निहत्थे लोग वहाँ पे थे अमृतसर में, तो उन पर गोलियाँ चलाई थी। ठीक है, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके। सो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पे बात करते हैं अब। इसमें से कुछ पेयर्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से पेयर जो है इसमें से करेक्टली मैच्ड हैं, सही सही से जोड़े गए हैं। ठीक है, फर्स्ट है मुद्दुमन कमेटी सेपरेट इलेक्टोरेट, या फिर लिंगलितगो कमेटी इंडियन एग्रीकल्चर पे थी, या फिर पीरपुर कमेटी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ पे थी, या फिर एटिचसन कमेटी ओरिएंटल एजुकेशन पे थी। सो सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वन बाई वन करके देखते हैं। मुद्दीमान कमेटी के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास मुद्दीमान कमेटी 1924 में बनाई गई थी। 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी और चेयरमैन थे सर अलेक्जेंडर मुद्दीमान। ठीक है जी, और पर्पज़ क्या था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और डायआर्की सिस्टम का रिव्यू करना। पर्पज़ क्या था इस कमेटी का, पर्पज़ था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड FORD चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 में आए थे, और डायआर्की सिस्टम का रिव्यू करना। क्या करना, रिव्यू करना, इसका क्या था, पर्पस था। अब डायआर्की क्या है कि प्रोविंसेस में जो गवर्नेंस होती है उसके दो पार्ट्स, मतलब प्रोविंसेस में जो गवर्नेंस है, ठीक है, उसके उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। एक आते हैं हमारे पास रिजर्व्ड सब्जेक्ट और दूसरा आता है हमारे पास ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है जी, रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट को कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नर कंट्रोल करेगा, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को इंडियन मिनिस्टर्स जो है वो कंट्रोल करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द डायआर्की। ठीक है, इस कमेटी का सेपरेट इलेक्टोरेट से कोई रिलेशन भी नहीं था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स इसमें नहीं दी गई, मतलब आई थी मुद्दुमन कमेटी के रिलेटेड। ठीक है, 1919 में हमारे पास हमने ऊपर देखा तो वहाँ पे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 1909 में। ठीक है, अभी देखा हमने 1909 में। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स में, यस, यहाँ देखा था हमने, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को। ठीक है, तो इसके किसके रिलेटेड था, डायआर्की को देखना और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को देखना। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को देखना। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हमने किस में की थी, यस, मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स में, जो कब हुए थे, 1909 में हुए थे। दिस इज सेपरेट थिंग। मुद्दीमान कमेटी के बारे में ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, इस कमेटी का सेपरेट इलेक्टोरेट से कोई लिंकशिप नहीं है, ये आप याद रखेंगे। लिनिथको कमेटी जो थी इंडियन एग्रीकल्चर पे थी, ये सही स्टेटमेंट है। ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर अपॉइंट हुआ था। यहाँ लिखते हैं रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर क्या हुआ था, अपॉइंट हुआ था। और इस कमीशन को ऑफन लिनलिथगो कमीशन भी कहा जाता है। इसका पर्पज़ ये था कि इंडियन एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको स्टडी करना, इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना, और फार्मर्स की क्या करना, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, इंक्रीज़ करना, इरिगेशन और रूरल इरिगेशन को इम्प्रूव करना, और क्या था, इरिगेशन को इम्प्रूव करना, और कुछ क्रेडिट रिफॉर्म्स सजेस्ट करना। सो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे सही मैच्ड है। थर्ड की बात करें, पीरपुर कमेटी की बात करें, तो ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के मतलब के रिलेटेड है, तो थर्ड ऑप्शन जो है सही है। 1937 में इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने कई प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई थी, और मुस्लिम लीग ने एलिगेशन लगाई थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट मुस्लिम्स के इंटरेस्ट इग्नोर कर रही है, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने अपॉइंट की थी पीरपुर कमेटी। ठीक है, ये किसने की थी, पीरपुर कमेटी जो है मुस्लिम लीग ने अपॉइंट की थी। ठीक है, चेयरमैन इसमें कौन थे, राजा ऑफ पीरपुर। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के अगेंस्ट कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए की थी। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या, ये एलिगेशन लगाई थी कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रही है,
ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने अपॉइंट की थी पीरपुर कमेटी। इसके इनके मतलब इस कमेटी के चेयरमैन थे राजापुर पीरपुर, तो तभी इसका नाम पीरपुर कमेटी रखा गया। पर्पस था कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के अगेंस्ट कंप्लेंट जो आई है कि वो मुस्लिम के इंटरेस्ट को सही से नहीं देख रहे हैं, तो उसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, एचसन कमेटी की बात करें, तो ये हमारे पास एचसन कमेटी एक्चुअली रिलेटेड है पब्लिक सर्विसेज के रिलेटेड, ठीक है, सिविल सर्विसेज के रिलेटेड हम कह सकते हैं, सिविल सर्विसेज के रिलेटेड है, ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के रिलेटेड है। पर्पस क्या है कि इंडियन सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर जो है उसको रिव्यू करना और इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विसेज में इंक्लूड करना। इंडियंस को क्या करना, इंडियंस को इंक्लूड करना इसमें सिविल सर्विसेज में, ठीक है, इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विसेज में इंक्लूड करना इसका ये काम था, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज़ रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, नॉट ओरिएंटल एजुकेशन, ये आप याद रखेंगे। सो दीज आर द थिंग्स इसके रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 16 के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अब यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। दिल्ली पैक्ट गांधीज 11 डिमांड्स के रिलेटेड है, या फिर दिल्ली प्रपोजल कांग्रेस कंडीशन फॉर अटेंडिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड है, या फिर दिल्ली मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग डिमांड्स फॉर नेहरू रिपोर्ट के रिलेटेड। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ कौन सा जो है पेयर है वो सही है। सो इसमें से इस यहाँ पे कोई भी जो हमारे पास पेयर है वो सही नहीं है। सो नन ऑफ अबो इसका सही आंसर है। अब 1 by 1 करके देखते हैं यहाँ पे। दिल्ली पैक्ट और गांधी 11 डिमांड, ठीक है। दिल्ली पैक्ट एक्चुअली रिलेटेड है गांधी इरविन पैक्ट के, ठीक है। दिल्ली पैक्ट किसके रिलेटेड है, गांधी इरविन पैक्ट के, PACT पैक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बिफोर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट गांधी और जो दिल्ली पैक्ट है ये गांधी की 11 डिमांड्स के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर गांधी इरविन पैक्ट होता तो ये सही स्टेटमेंट, सही मैच होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास दिल्ली प्रपोजल, ठीक है, कांग्रेस कंडीशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये गलत यहाँ पे जोड़ा गया है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। 1927 और 28 में अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम लीडर्स ने दिया था दिल्ली प्रपोजल, ठीक है। कब दिया था, 1927 में। 1927 में दिल्ली प्रपोजल दिया गया था, और हमारे पास ये एक्चुअली मुस्लिम लीडर्स की डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट इश्यूज़ या फिर रिप्रेजेंटेशन इश्यूज़ जो थे ना, और कांग्रेस कंडीशन के रिलेटेड नहीं था ये, ठीक है। इसके रिलेटेड था, किसके, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के रिलेटेड मुस्लिम्स को मिलना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन मिलने चाहिए। तो ये दिल्ली प्रपोजल मुस्लिम लीडर्स ने ये डिमांड रखी थी, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड था, ना कि कांग्रेस कंडीशन या फिर अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास दिल्ली मैनिफेस्टो, और ये इसके रिलेटेड भी नहीं था, मुस्लिम लीग डिमांड्स फॉर नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे नेहरू रिपोर्ट के मतलब रिस्पॉन्स में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे, 14 पॉइंट्स बाई जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आज़म भी कहा जाता है पाकिस्तान का, ठीक है। दिल्ली मैनिफेस्टो को डायरेक्ट रिलेशन नेहरू रिपोर्ट से नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगर हम 18 की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया वाज डन एज पर द प्रोविजन ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट। जो सेपरेशन हुआ था बर्मा का हिंदुस्तान से, तो ये साइमन कमीशन रिपोर्ट में आया गया, मतलब उसके अकॉर्डिंग हुआ था, या फिर वाइल द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इरविन इट्स रिपोर्ट केम एट द टाइम ऑफ वेलिंगटन। तो कहते हैं कि जो साइमन कमीशन आया तो इरविन के टेन्योर में था, जब इरविन था, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी वो विलिंगटन के टाइम पे आई थी। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही नहीं दी गई हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं। सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, और साइमन कमीशन रिपोर्ट से नहीं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे अगर होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अगर लिखा होता तो तब ये होता सही, द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया वाज डन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वैसा नहीं लिखा गया, इसलिए साइमन कमीशन लिखा गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होती है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास साइमन कमीशन 1927 में इसको लाया गया था, 1927 में, ठीक है। उस वक्त वाइसरॉय थे हमारे पास इरविन, लॉर्ड इरविन। रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1923 में, याद रखेंगे आप। उसी टाइम पे इरविन ही वाइसरॉय था, ठीक है, विलिंगटन नहीं था, ठीक है। इरविन के टाइम पे आया था और रिपोर्ट पब्लिश भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो विलिंगटन की जगह अगर इरविन होता तो ये स्टेटमेंट सही होती, यहाँ पे विलिंगटन दिया गया, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो नीदर 1 nor 2 इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, पैसिव फेज ऑफ मूवमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पैसिव फेज ऑफ द मूवमेंट। पैसिव फेज ऑफ द मूवमेंट मतलब पैसिव फेज के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि स्वराजिस्ट प्रपोज्ड काउंसिल एंट्री एडवोकेटेड कंसंट्रेशन ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड कंटिन्यूड बाइकॉट एंड नॉन कॉपरेशन। जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने अपोजिट की थी काउंसिल एंट्री की, काउंसिल में हम नहीं जाएंगे, और एडवोकेट किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क, और कंटिन्यू रखा था बाइकॉट एंड नॉन कॉपरेशन को।
या फिर पीपल एडवोकेटिंग एंट्री इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल केम टू बी नोन एज नो चेंजर्स, या फिर वो लोग जो ये बताते थे, एडवोकेट करते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, तो उन्हें हम नो चेंजर्स कहते हैं। तो बताना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है जी। नीदर वन नॉर टू इज़ द राइट आंसर। 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था और इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है जी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट नहीं किया था, सस्पेंड किया था, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास नॉन वायलेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये वायलेंट हो गई थी तभी चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को फायर कर दिया था, आग लगा दी थी, ठीक है। वहाँ पे कुछ जिंदा जल गए थे लोग भी, तो इसलिए गांधी जी ने ये वाली जो हमारे पास मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, उसको सस्पेंड कर गया था। और कांग्रेस में 2 ग्रुप्स बन गए थे तब, ठीक है। ग्रुप 1 स्वराजिस्ट थे, जिसमें चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू। तो उनका आइडिया यह था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करके ब्रिटिश को अपोज करना, मतलब दे सपोर्टेड द काउंसिल्स एंट्री। स्वराजिस्ट अपोज द एंट्री, एडवोकेटेड कंसंट्रेशन ऑन द कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड कंटिन्यूड बाइकआउट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। स्वराजिस्ट जो थे, फर्स्ट ये है कि वो अपोज नहीं करते थे। यहाँ पे अगर अपोज की जगह क्या होता, मतलब स्वराजिस्ट चाहते थे कि काउंसिल में एंट्री की जाए, ठीक है। यहाँ पे अपोज की जगह अगर मतलब वो सहमत होते, यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड होता जो अपोजिट का उल्टा होता, फेवर, अगर यहाँ लिखा होता कि स्वराजिस्ट फेवर द काउंसिल एंट्री, तो तब ये स्टेटमेंट सही होती, ठीक है। स्वराजिस्ट फेवर में थे कि काउंसिल में एंट्री होनी चाहिए, और उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करते हैं, काउंसिल में जाके जो ब्रिटिश है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं, ठीक है। एक्चुअली दे सपोर्ट इट, तो ये आप याद रखेंगे, इसलिए फर्स्ट जो है गलत है। नेक्स्ट, अगर हम नो चेंजर्स की बात करें, ये गांधी जी के फॉलोअर्स थे और उनका फोकस था कि कंस्ट्रक्टिव वर्क, खादी प्रोडक्शन या फिर विलेज अपलिफ्टमेंट और काउंसिल एंट्री को अपोज करते थे, ठीक है। जो हमारे पास कौन थे, नो चेंजर्स थे, ठीक है। नो चेंजर्स थे, ये क्या थे, ये एडवोकेट नहीं करते थे, ये अपोज करते थे, अपोज्ड किया था इन्होंने, ठीक है। एडवोकेट की जगह अपोज्ड होता था, तभी ये स्टेटमेंट सही होती, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एडवोकेट करते थे, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। आई होप समझ आ रही है कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। स्वराजिस्ट चाहते थे काउंसिल एंट्री, और हमारे पास नो चेंजर्स जो थे वो काउंसिल एंट्री नहीं चाहते थे, इन शॉर्ट। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फेज ऑफ मूवमेंट आफ्टर गांधीज अरेस्ट, ठीक है। कहते हैं कि कंसिडर करो, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं फेज ऑफ द मूवमेंट आफ्टर गांधीज अरेस्ट, गांधी जी के अरेस्ट के बाद कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये आपको बताना है। फर्स्ट हमारे पास, डिफीट ऑफ स्वराजिस्ट सजेशन ऑफ एंडिंग और मेंडिंग द काउंसिल एट द गया सेशन। फर्स्ट ये है कि डिफीट ऑफ स्वराजिस्ट, जब हार हुई स्वराजिस्ट की, या देखिए डिफीट ऑफ स्वराजिस्ट थी कि सजेशन ऑफ एंडिंग और मेंडिंग द काउंसिल एट द गया सेशन में ये सजेशन दिया गया था कि एंड करो या फिर मेंड करो काउंसिल को, गया सेशन ऑफ कांग्रेस में। मोतीलाल नेहरू ने रिज़ाइन किया था प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस से। थर्ड स्टेटमेंट कहती है, स्वराजिस्ट पार्टी फॉर्म्ड विद मोतीलाल नेहरू एज द प्रेसिडेंट एंड सी आर दास एज वन ऑफ द सेक्रेटरीज, के जो स्वराजिस्ट पार्टी थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे, और सी आर दास जो थे उसके क्या थे, सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरीज में से एक थे। तो बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 2 और 3। 2 और 3 यहाँ पे सही दी गई है, ठीक है। गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस सेशन में सी आर दास का प्रपोजल था कि काउंसिल एंट्री, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ने अपोज किया था इसको कि काउंसिल एंट्री नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से रिजाइन नहीं किया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस, तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया था, तो इसलिए सेकंड जो है हमारे पास इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 और 3 राइट हैं, लेकिन पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो उसके बेसिस पे मोतीलाल नेहरू जी ने रिजाइन नहीं किया था, तो यहाँ क्या कहा गया, रिजाइन कर दिया था, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड कहते हैं कि स्वराजिस्ट पार्टी फॉर्म्ड विद मोतीलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट एंड सी आर दास एज द सेक्रेटरीज, ये भी इनकरेक्ट है। जो स्वराज पार्टी थी वो फाउंड की गई थी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, फाउंड विद, ठीक है जी, फाउंड किसने की थी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, बट स्ट्रक्चर प्रेसिडेंट जो थे वो सी आर दास थे और सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू थे। क्वेश्चन में उल्टा दिया गया है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। मोतीलाल नेहरू कौन थे यहाँ पे, सेक्रेटरी, और सी आर दास जो थे हमारे पास प्रेसिडेंट थे। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है जो 1878 में हुआ। फर्स्ट कहते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है जी, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाज मेड ऑल पावरफुल एंड नो अपील
कुड बी मेड अगेंस्ट हिज एक्शंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पूरी की पूरी पावर थी और उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता था। इट वॉज निक नेम्ड गैगिंग एक्ट, है ना, अभी अपने ऊपर भी देखा। और सोम प्रकाश टर्न ओवरनाइट इनटू इंग्लिश न्यूज़ पे सोम प्रकाश टर्न ओवरनाइट इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर टू एस्केप द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन 1878। सोम प्रकाश जो हमारे पास था, एक न्यूज़पेपर था, वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर था, तो वो रातों रात अंग्रेज़ी अखबार में बदल गया था ताकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंडर ना आए, है ना। हमने पढ़ा था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस थी इंडिया की, जो लोकल लैंग्वेजेस थी, उस उन न्यूज़पेपर के खिलाफ था, है ना। अब हम डिटेल में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तीनों की तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट्स हमारे पास तीनों की तीनों सही हैं। ठीक है, और ये जो एक्ट था पास हुआ था लॉर्ड लिटन के अंतर्गत, ठीक है, तब लॉर्ड लिटन थे। एक्ट का पर्पस था कि इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर को कंट्रोल करना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या करना, कंट्रोल करना, ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर मिल गई थी कि न्यूज़पेपर को वार्निंग देने की, या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने की उनसे, या फिर प्रेस बंद करने की, या मतलब न्यूज़पेपर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। ठीक है, ये सारी की सारी जो पावर्स थी ना, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथों में आ गई थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या था कि प्रेस की फ्रीडम को सप्रेस करने की वजह से गैगिंग एक्ट कहा गया था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसे गैगिंग एक्ट कहा गया है, मतलब ये ख़त्म करती है, गैग करती है, सप्रेस करती है प्रेस को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को। और जो फेमस न्यूज़पेपर सोम प्रकाश था, इस एक्ट से बचने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया था, क्योंकि एक्ट सिर्फ वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस पर अप्लाई होता है, अभी जो मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 तीनों की तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड एज द टेन्योर ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग 1773 टू 1785 इन इंडिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट था वॉरेन हेस्टिंग का, मतलब किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जब वो वाइस रॉय थे 1773 से 1785 में। फर्स्ट है कॉडिफाइड द लॉज एंड सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस और रेवेन्यू को अलग कर दिया था। ठीक है, और लॉज को कोडिफाई किया था। नेक्स्ट कहता है कि इंट्रोड्यूस किया था ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड कहता है फाउंड किया था कलकत्ता मदरसा को। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ओनली 3 यहाँ पे सही है। ऑप्शन 1 है रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेशन लॉर्ड कॉर्नवालिस की कार्यकाल में हुई थी। ठीक है जी, हेस्टिंग के कार्यकाल में नहीं हुई थी, ये आप याद रखेंगे। ये किसके कार्यकाल में हुई थी, रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेशन हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट, ड्यूल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, ना कि वॉरेन हेस्टिंग। ये किसके हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव। 1765 में हो गया था ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट, हेस्टिंग ने एस्टैब्लिश किया था कलकत्ता मदरसा को, और पर्पस इसका पता है क्या था, पर्पस था कि मुस्लिम लॉ और कल्चर को स्टडी करना। ठीक है जी, क्या करना, क्या हो रहा है ये, मुस्लिम लॉ को और कल्चर, मुस्लिम के लॉज और कल्चर को स्टडी करना। ठीक है, तभी कलकत्ता मदरसा खोला गया था। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ मूवमेंट दी गई हैं, जैसे इका मूवमेंट, तिभागा मूवमेंट, बरदौली सत्याग्रह, इंडिगो रिवॉल्ट। तो आपको बताना है कि सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है इसका। 4, 1, 3, 2, यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इंडिगो रिवॉल्ट, फार्मर ने इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था इसमें, इंडिगो रिवॉल्ट में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले ये आता है। फिर उसके बाद इका मूवमेंट, हाई रेंट और एक्सप्लॉयटेशन अपोज करने के लिए हमारे पास था इका मूवमेंट। बरदौली सत्याग्रह, ठीक है, लीडर थे हमारे पास वल्लभ भाई पटेल जी। और जहाँ पे बरदौली सत्याग्रह में जो वहाँ पे कॉमन महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल भी दिया था, आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। तिभागा मूवमेंट में शेयर क्रॉपर्स को 2/3 क्रॉप शेयर मिलनी चाहिए ना, क्रॉप का 2 हिस्से शेयर क्रॉप मतलब मिलना चाहिए, 2/3 हिस्सा जो है क्रॉप का शेयर मिलना चाहिए। ठीक है, 1859 में सबसे पहले हुआ था ये, 1859 में लगभग हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इका मूवमेंट आया था 1921 के में आया था। और उसके बाद हमारे पास थर्ड बरदौली सत्याग्रह 1928 में, और फोर्थ वाला जो हमारे पास आया था तिभागा मूवमेंट, ये आया था 1946 में। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं, तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1991 के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इट इंक्रीज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ चिल्ड्रन। मैक्सिमम और मिनिमम एज डिसाइड की गई थी बच्चों की कि कैसे कर सकते हैं काम कराने की। ठीक है, फिक्सिंग मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर मेन एट 12 आवर्स पर डे, ये फिक्स किया गया था। या फिर द एक्ट प्रोवाइडेड वीकली हॉलीडे टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, के
हफ्ते में एक छुट्टी होनी चाहिए औरतों को और बच्चों को, ये कहा गया था हमारे पास जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है 1891 में। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट कोड आपको बताना है इसमें से कौन सी, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इट इंक्रीज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों को क्या कर सकते हैं, 1 and 3 होना चाहिए ना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1 and 3 ओनली। ठीक है, ये एक्ट पास हुआ था वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करने के लिए। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 में मिनिमम एज फॉर चिल्ड्रन इंक्रीज की गई थी और चिल्ड्रन की वर्किंग आवर्स रिड्यूस किए गए थे, मतलब चाइल्ड लेबर पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ाई गई थी। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1891 में मेन के वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं किए गए थे। सो ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत है। थर्ड की बात की थी, इस एक्ट में प्रोविजन था कि वुमेन और चिल्ड्रन को वीकली हॉलीडे मिलेगी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1 and 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ISC के रिलेटेड हमने कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं, आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कहते हैं कि फाउंड की गई थी MG रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। इट वाज कॉल्ड द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ INC, इसे सोशल रिफॉर्म सेल कहा गया था INC की। ये लॉन्च थी प्लेज मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इसको लॉन्च किया गया था। ये थर्ड कहता है कि कॉन्फ्रेंस मेट होती थी बाइएनुअली एट द प्रिसाइडिंग ईयर्स INC वेन्यू में। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे 1, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ जो है यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है जी, इसको फाउंड किया गया था महादेव गोविंद रानाडे ने और रघुनाथ राव ने। पर्पज़ था कि इंडियन सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करना। ठीक है, और स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, इसे सोशल रिफॉर्म सेल कहा गया था क्योंकि कांग्रेस सेशन के साथ ही होती थी ये। ठीक है, तो इसीलिए इसे सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स होते थे तभी सोशल रिफॉर्म्स, जहाँ INC होती थी, INC के सेशन होते थे तभी होती थी ये सोशल रिफॉर्म के बारे में, मतलब इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस होती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही, तो तभी इसे कांग्रेस सेशन के साथ मतलब कहा गया था इसे सोशल रिफॉर्म ऑफ INC। थर्ड है कि इस मूवमेंट ने लॉन्च किया था प्लेज मूवमेंट को और गोल था कि चाइल्ड मैरिज को अपोज करना और सोशल रिफॉर्म प्रमोट करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, और ये एनुअली होती थी, बाई नहीं होती थी। सो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन 1, 2 and 3 सही है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं कि विद रेफरेंस टू द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1823, लाइसेंसिंग एक्ट 1823 के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आपको बताने की कौन सी सही है। विलियम बेंटिक पास्ड दिस एक्ट टू रिवर्स द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड बाय द लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ने कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी, तो उसको रिवर्स करने के लिए विलियम बेंटिक ने ये वाला एक्ट पास किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट ये की कही गई है लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1823 के रिलेटेड। सेकंड स्टेटमेंट कही गई है कि द गवर्नमेंट हैड द राइट टू कैंसिल एनी लाइसेंस, कि गवर्नमेंट के पास क्या था कि राइट था, हक था कि वो लाइसेंस को रद्द कर सकती है। द पब्लिकेशन ऑफ मिरातुल अकबर वाज सीज्ड ड्यू टू दिस एक्ट। मिरातुल अकबर जो था एक न्यूज़पेपर था, एक रिसाला था, तो ये हमारे पास क्या था, इसको इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, सीज कर दिया गया था। तो बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 2 and 3। ठीक है, द गवर्नमेंट के पास राइट था कैंसिल करने का। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं हम। विलियम बेंटिक ने एक्ट पास नहीं किया, मतलब ये किया था। ठीक है, ऑप्शन जो 1 है वो गलत है, यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। सो ऑप्शन 1 गलत होता है तो 1 A, B और D ऑटोमेटिकली यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, और लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग 1823 में मतलब हुआ था ये, और इस रेगुलेशन का पर्पज़ था प्रेस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना। ठीक है, प्रेस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना, ठीक है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, जॉन एडम के द्वारा मतलब ये किया गया था, इसको रिवर्स किया गया था, बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट, गवर्नमेंट को राइट था कि लाइसेंस ग्रांट करना या फिर लाइसेंस को कैंसिल करना, दोनों की दोनों चीज़ें थी गवर्नमेंट के हाथों में। थर्ड स्टेटमेंट, फेमस न्यूज़पेपर मिरातुल अकबर जो था, जिसे राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, राजा राम मोहन रॉय ने फाउंडर थे मतलब इस न्यूज़पेपर के, तो इस रेगुलेशन के प्रोटेस्ट में न्यूज़पेपर बंद कर दिया गया था ये। ठीक है, द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर वाज सीज्ड, मतलब सीज कर दिया था ड्यू टू दिस एक्ट। ठीक है, वो 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कहते हैं कि इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड मैकाले फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम।
कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व करने के लिए लॉर्ड मैकॉले ने सबसे पहले डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। सेकंड कहते हैं कि द थ्योरी एडवोकेटेड एडुकेटिंग ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री, कि हर एक को क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, हर एक को एजुकेशन का एजुकेट करने का अधिकार था इस एक्ट के रिलेटेड इन द कंट्री, स्पेशली द लोअर स्ट्रेट ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बोथ गया और सेकंड भी गया। ठीक है, जो यहाँ पे ऑप्शन 1 है वो सही है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये थ्योरी एसोसिएटेड है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के रिलेटेड। और फेमस डॉक्यूमेंट मैकॉले मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन, मैकॉले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। ठीक है जी, ये क्या थी, एक डॉक्यूमेंट था। ठीक है, उसमें इस थ्योरी का जिक्र किया गया है, डाउनवर्ड फिल्टर थ्योरी। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी डाउनवर्ड फिल्टर थ्योरी क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रिटिश पॉलिसी ये थी कि पहले अपर क्लास इंडियंस को क्या करो, एजुकेशन दो, इंग्लिश एजुकेशन दी जाए तो फिर वही जो एजुकेटेड क्लास थी वो क्या करेगी, नॉलेज अपना नीचे वाले स्ट्रेटा को देगी। ठीक है, जो ऊपर वाली क्लास है ना, अगर उसको हम इंग्लिश एजुकेशन देंगे तो वो कहते हैं कि ये खुद ब खुद क्या करेंगी, फिर नीचे वाले लोगों को पढ़ा देंगी। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, सिर्फ ऊपर की क्लास को हम देंगे। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 से ये पॉलिसी प्रपोज की थी। सो ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो इसमें सही है, ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन 1 जो है वो सही है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या आती है कि ऊपर वाली जो क्लास है उसको पढ़ाएंगे तो खुद ब खुद वो जो ऊपर वाली क्लास है वो नीचे वाली क्लास को एजुकेट कर देगी। मैकॉले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन में इस थ्योरी का जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। अर्ली ब्रिटिश एफर्ट्स इन एजुकेशन, है ना, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि वारन हेस्टिंग ने फाउंड किया गया था कलकत्ता मदरसा को, वारन हेस्टिंग ने फाउंड किया था कलकत्ता मदरसा को। संस्कृत कॉलेज वॉज फाउंडेड इन बनारस बाई जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज को बनाया गया था। या फिर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज थ्रू द वर्नाक्यूलर स्कूल्स, जो वर्नाक्यूलर स्कूल्स हैं उसमें क्या किया गया था, जो एजुकेशन है उसको फैलाया गया था क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा एजुकेशन को फैलाया गया था थ्रू वर्नाक्यूलर स्कूल्स। तो आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वारन हेस्टिंग उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता मदरसा को, तो पर्पज़ क्या था, मुस्लिम लॉ और कल्चर जो था मतलब और कल्चर को स्टडी करना, मुस्लिम्स के लॉज और कल्चर को क्या करना, स्टडी करना। सो ऑप्शन हमारे पास जो ए है वो क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो सही है। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। तो सेकंड ऑप्शन किसके रिलेटेड है, संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के रिलेटेड। तो ये भी हमारे पास क्या है, सही है। और इसमें हमने किसके रिलेटेड हम इसमें पढ़ाई हुई थी, उन्होंने क्या किया था, संस्कृत कॉलेज कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, वाराणसी के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे आप, संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। ठीक है, और इसका मेन पर्पज़ क्या था, हिंदू लॉ और संस्कृत की स्टडी करना, संस्कृत की स्टडीज़। ठीक है, और इसमें था मुस्लिम्स लॉ की स्टडी करना। ठीक है, ये दो चीज़ें हुई थी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने वर्नाक्यूलर लैंग्वेज स्कूल्स इस्टेब्लिश किए थे बाइबल और बेसिक एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, बाइबल और बेसिक एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने वर्नाक्यूलर स्कूल्स बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विद रेफरेंस टू द लिटरेरी एंड रिलेटेड वर्क्स डन बाय द क्रिश्चियन ब्रिटिशर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, लिटरेरी वर्क के रिलेटेड मतलब लिटरेसी और इसके रिलेटेड वर्क जो ब्रिटिश ने किया था उसके रिलेटेड कुछ हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स के द्वारा फाउंड की गई थी। जेम्स प्रिंसिप ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया था। और हितोपदेश को इंग्लिश में किया था ट्रांसलेट। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अलेक्जेंडर कनिंगम ने किया था। और हमारे पास थर्ड है, कॉलिन मैकेंजी वॉज मेड द फर्स्ट सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडिया। फर्स्ट सर्वेयर बनाया गया था कॉलिन मैकेंजी को टू हेल्प कंसोलिडेट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन मैपिंग एंड सर्वेइंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी को सर्वे करने के लिए इन्हें लगाया गया था। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1, 3 एंड 4। 1 भी सही है, ठीक है, 1, 3 एंड 4 ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर थे विलियम जोन्स। ठीक है, इंडियन कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री स्टडी करना था मतलब इस एशियाटिक सोसाइटी का मकसद, पर्पज़ था मतलब। ठीक है, क्या करना, इंडियन कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री की स्टडी। ठीक है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो जेम्स प्रिंसिप थे उन्होंने ये मतलब किया था
भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया था। इसका मेजर कंट्रीब्यूशन ये नहीं था, जेम्स प्रिंसिप का ये वाला कंट्रीब्यूशन नहीं था। उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया था और अशोकन इंस्क्रिप्शन रीड की थी उन्होंने, ठीक है। इनका क्या था हमारे पास, अगर देखिए तो भगवत गीता के रिलेटेड नहीं था, इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को क्या किया था, डिसाइफर किया था, मतलब खोजा था कि क्या लिखा हुआ है इसमें, डिसाइफर किया था और अशोकन इंस्क्रिप्शन को रीड किया था, ठीक है। ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए हैं, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के पर्पज़ के लिए नहीं है। तो इसको उसी तरह से देखेंगे आप। इन क्वेश्चंस का यही मकसद है कि आपको पता चले कि इस तरह से आजकल जेकेएसएस भी क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। आई होप आपने जो इस चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है जो अभी एग्ज़ाम हुआ है जेकेएसएस भी ने लिया है, तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी हद तक ऐसा है कि वो स्टेटमेंट वाइज आप क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा किया गया था और 1861 में किया गया था, डेट याद रखेंगे। और कॉल मैकेंजी उनका काम था मैपिंग और सर्वेइंग इंडियन टेरिटरीज। तो ऑप्शन 4 भी सही है, सो 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैच द फॉलोइंग है ना, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दी गई हैं और उनके फाउंडर आपको बताने हैं। इस तरह से क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोशल सर्विस, ठीक है, सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग, ठीक है, सोशल सर्विस लीग, फिर है भारत स्त्री मंडल, फिर है सेवा सदन, फिर द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, फिर है धर्म सभा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 1 नारायण मल्हार जोशी, ठीक है। हमारे पास जो सोशल सर्विस लीग है वो किन्होंने की थी, हमारे पास नारायण मल्हार जोशी जी ने की थी, ठीक है। 1 का डी कहाँ पे है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड है भारत स्त्री महामंडल। ये किया गया था हमारे पास सरला देवी चौधरी जी ने किया था, ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये आ गया। थर्ड है हमारे पास 3 का बी सेवा सदन, बेहराम और मालाभारी, ठीक है, थर्ड का ये आएगा। एंड देन फोर्थ का हमारे पास आएगा द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसका आएगा ए, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे। और राधाकांत देव इनने किया था धर्म सभा, 5th वन, ठीक है, 5th का ई, ठीक है। ये हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी जी ने की थी, ठीक है, 1 का डी हमने सही देखा। और ये कब की थी, ईयर 1911 में की थी, 1911 में की गई थी। पर्पज़ क्या कहता है, पर्पज़ था कि वर्कर्स की वेलफेयर इंप्रूव करना, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स प्रमोट करना और ट्रेड यूनियन मूवमेंट को सपोर्ट करना, ठीक है। क्या था, ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करना, ट्रेड यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर भारत स्त्री महामंडल की अगर बात करते हैं तो सरला देवी चौधरानी जी ने इसे किया था, ठीक है। भारत स्त्री महामंडल 1910 में किया गया था। इसका पर्पज़ था वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कहीं पे, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट करना या फिर सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट हमारे पास सेवा सदन, ये किसने किया था, बहराम जी मालाभारी ने की थी, ऑप्शन बी। सो इसके फाउंडर थे और ये भी किसके रिलेटेड था, वुमेन की वेलफेयर के रिलेटेड था, उन्हें एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग देना, CATION ट्रेनिंग देना, ठीक है। विडोज़ और अबैंडन्ड वुमेन की सपोर्ट, ठीक है, विडोज़ की सपोर्ट करना, ठीक है, इन्हें सपोर्ट देना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4th हम देखते हैं हमारे पास द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये किए थे हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ऑप्शन ए 4th का सही है, 1905 में किया गया था। और नेशनल सर्विस एजुकेशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, तो डेडिकेटेड वर्कर्स ट्रेन करना जो नेशन को सर्व करें, ठीक है, नेशनल सर्विस के रिलेटेड थी ये, नेशनल सर्विस। नेक्स्ट हम देखते हैं धर्म सभा, तो धर्म सभा राधाकांत देव जी ने किया था और ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू ट्रेडिशन प्रोटेक्ट करने के बारे में था, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हिंदू ट्रेडिशंस के बारे में था, उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में था। और सोशल रिफॉर्म्स जैसे सती एबोल्यूशन को अपोज करना इन्होंने किया था, उसको अपोज किया था। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपने कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लर्न विद मीज़ो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।